आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 6 यानी तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? धातु कर्म। धातु कर्म किससे संबंधित है? धातु कर्म होता क्या है पहले ये समझिए। यानी अयस्क से, कोई भी अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया है ना। एक मिनट। अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। यानी कोई भी अयस्क ले लें और उससे धातु प्राप्त करेंगे, है ना, तो वह क्या कहलाती है? अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो जो भी प्रक्रिया करेंगे, ठीक ना। जैसे कोई अयस्क लिया तो अयस्क अयस्क का फिर क्या करेंगे हम लोग? सांद्रण। फिर सांद्रण के बाद क्या करेंगे? शोधन, ठीक ना। तो अयस्क लिए, अयस्क का सांद्रण किए, सांद्रण करने के बाद अयस्क का शोधन किए, अयस्क से के सांद्रण, फिर उसके बाद शोधन करते हैं। ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती है यही सब क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है धातु कर्म किससे संबंधित है? धातुओं के निष्कर्षण से, गैसों के अध्ययन से, अम्लों के अध्ययन से, कार्बनिक यौगिकों से। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, धातु कर्म बात आ गया तो धातुओं के निष्कर्षण से होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट आंसर। अब कह रहा है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वही बात, धातु कर्म। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात आती है नेक्स्ट, जिसे गैंग क्या है? कोई भी अयस्क है, अगर हम कोई भी अयस्क लेते हैं तो अयस्क जब निकालते हैं तो क्या होता है? ये अयस्क में बहुत सारे अशुद्धियां रहती है, उसे तोड़कर, पीटकर, पीसकर फिर उसको सांद्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? सांद्रित। यानी कि इसमें से अशुद्धियों को निकालना, अशुद्धियों को निकालना, यानी अशुद्धि को निकालेंगे और भी अशुद्धियां इसमें पूरी एकदम से नहीं निकल पाती है सांद्रित में, तो फिर क्या करेंगे? इसको भट्टी में ले जाएंगे, भट्टी में। अब भट्टी में डाल के इसको क्या करेंगे? गला देंगे, ठीक ना। जब गलाएंगे तो इसके ऊपर, जैसे कि ये भट्टी में अयस्क को गला रहे हैं, ठीक ना, तो इसके ऊपर जो अशुद्धि आ जाती है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग, या फिर अशुद्धि, या मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको। अशुद्धि, गैंग या
मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है गैंग क्या है, शुद्ध धातु है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां है, मिश्र धातु है कि फ्लक्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा हमका हमारा, सीधी सी बात, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है, गैंग, गैंग कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां। ओहो, अब आते हैं बाबू, अगला देखते हैं। कह रहा अयस्क का सांद्रण क्यों किया जाता है। तो अभी बताएं, अयस्क का सांद्रण क्यों किया जाता है, धातु बढ़ाने के लिए, अशुद्धियां हटाने के लिए, रंग बदलने के लिए, ताप बदलने के लिए। सीधी सी बात है, अशुद्धि को हटाएंगे तभी तो सांद्रित होगा, साफ सुथरा। सांद्रण का मतलब है, सांद्रण का मतलब होता है कि अयस्क को, अयस्क का साफ सफाई, साफ सफाई करना, है ना। तो सीधी सी बात, अशुद्धियां हटाएंगे तभी तो साफ होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा कहाँ पे, अशुद्धियां हटाने के लिए, अशुद्धियां हटाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। हाइड्रोलिक धुलाई का उपयोग किस आधार पर होता है। हाइड्रोलिक यानी कि द्रवीय धावन विधि, इसको द्रवीय धावन विधि भी कहते हैं बाबू। इसको क्या कहेंगे, द्रवीय धावन विधि। तो क्या कहेंगे, द्रवीय धावन विधि। तो द्रवीय धावन विधि क्या होता है, जैसे कि जल की धारा है, ये जल की धारा है, तो जल की धारा जब बह रही है इस साइड में, तो हम अयस्क को यहाँ पे धीरे धीरे, चूर्णित अयस्क को महीन पीस लेंगे, ठीक ना, चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क को धीरे धीरे यहाँ पे क्या करते हैं, गिराते हैं। तो जब गिराते हैं तो अयस्क के भारी कण यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, अयस्क के भारी कण आके यहाँ पे इकट्ठे, और अशुद्धियाँ या फिर इसके हल्के कण जाके बाहर निकल जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे। जैसे घर और में हमारी माताएं गेहूं को धोती है ना, तो उसमें से मिट्टी को निकालना है तो पानी में डाल देती है गेहूं को, और जब पानी में गेहूं को डाल देती है तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी जो भी रहता है घुल के बैठ जाता है, गेहूं को छान के निकाल लेती है और फिर उसको खलबला के इधर से उधर करके पानी के साथ मिट्टी को बहा देती है। तो ठीक वही विधि है द्रवीय धावन विधि, यानी हाइड्रोलिक धुलाई का उपयोग किस आधार पर होता है, तो किस आधार पर हो रहा है, गेहूं का घनत्व ज्यादा है और मिट्टी का घनत्व कम हो गया, यानी कि घनत्व में अंतर के आधार पर। इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा, घनत्व के अंतर के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, घनत्व के अंतर के आधार पर, यानी कि दोनों का घनत्व में अंतर आएगा, ठीक ना। इसके भारी कण यहाँ पे आ जाएंगे, हल्के कण बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण होता है हाइड्रोलिक धुलाई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन क्या कहता है बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन यानी कि फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे आया है। तो फेन उत्प्लावन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फेन उत्प्लावन विधि समझते हैं। देखिए एक पात्र ले लेते हैं, ठीक ना, इसमें अयस्क के महीन कण पीस लेते हैं, अयस्क के महीन कण डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं इसमें, इसमें पानी डाल देते हैं। जब हम पानी डालते हैं और अयस्क के महीन कण इसी में भी रहेंगे, पीसा हुआ अयस्क,
और प्लस में पानी, और थोड़ी सी इसमें मिला देते हैं चीड़ का तेल या पाइन का तेल, झाग बनाता है चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, ठीक ना। अब इसको मथनी जैसे घिरनी द्वारा घुमाया जाता है, तेज वायु दिया जाता है, या फिर पाइप के द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है वायु। तो क्या होगा, ये झाग के साथ ऊपर आ जाएगा अयस्क कण, है ना। बाद में इसको काश करके अलग कर लिया जाता है, बाद में इसको काश करके अलग कर लिया जाता है, फिर उसको धूपा में सुखाकर अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है, ठीक ना। और एक बात, इसमें हमेशा सल्फाइड अयस्क का ही, सल्फाइड अयस्क का ही सांद्रण होता है। तो इसमें कह रहा है फोर्थ फ्लोटेशन विधि का उपयोग किसके लिए होता है, तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड इसके लिए होता है बाबू, सल्फाइड अयस्क के लिए, इसके लिए सल्फाइड अयस्क के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, कह बक्साइट के सांद्रण में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। बक्साइट यानी कि Al2O3 इंटू 2H2, इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2, ठीक ना। तो इसका सांद्रण किस विधि से होता है, तो लीचिंग मेथड, इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा, लीचिंग मेथड। आगे देखते हैं, लीचिंग में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या होता है। लीचिंग मेथड में प्रयुक्त अभिकर्मक, तो अभिकर्मक के रूप में इसमें क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा कि भर्जन किया जाता है, ठीक ना। तो धातुओं को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने के लिए दो विधि होती है। धातु को धातु के अयस्क को धातु के अयस्क को ऑक्साइड ऑक्साइड के रूप में, धातु के अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन दो विधि द्वारा होता है, दो विधियों से किया जाता है। पहला क्या होता है, भर्जन, और दूसरा क्या होता है, भर्जन बोलिए या जारण बोलिए, बात एक ही है, या फिर रोस्टिंग, ठीक ना। एक होता है निस्तापन, यानी कि कैल्सिनेशन, भर्जन में क्या होता है, कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो भर्जन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाई जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी क्रिया, भर्जन की क्रिया कराई जाती है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में क्या होता है, निस्तापन की क्रिया कराई जाती है। और एक बात, इसमें सल्फाइड अयस्क यानी कि यह सल्फाइड अयस्कों के लिए कैल्सिनेशन जो होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है, और भर्जन जो होता है कार्बोनेट या हाइड्रेटेड अयस्कों के लिए, कार्बोनेट या
हाइड्रेटेड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करा भर्जन किया जाता है ऑक्सीजन की यानी कि वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, निर्वात में, जल में। तो भर्जन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु की उपस्थिति में। राइट आंसर कहाँ जाएगा, वायु की उपस्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर निस्तापन किया जाता है, निस्तापन अभी बताए, निस्तापन किया जाता है वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, जल में, या फिर अम्ल में। तो अभी हम यहाँ पे क्या बताए हैं, अभी हम बताए यहाँ पे कि ये निस्तापन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या जाएगा, निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में। अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया क्या है। कार्बोनेट अयस्कों के लिए देखिए यहाँ पे अभी बताएं हम, कार्बोनेट अयस्कों के लिए क्या होता है, भर्जन किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, भर्जन की क्रिया। क्या होगा, भर्जन। कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया क्या है, भर्जन। अब कह रहा है सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया, तो अभी बताएं, निस्तापन। अगला देखते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स का कार्य क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है ना, ये धातु में उपस्थित अशुद्धियों को, फ्लक्स दो प्रकार का होता है, फ्लक्स दो प्रकार का होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। फ्लक्स यानी कि हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, गालक, ठीक ना। और गालक दो प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। ठीक है, जैसे इसमें आता है अम्लीय गालक में SiO2 और क्षारीय में आ जाता है CaO। वैसे भी धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं बाबू, अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु हुआ चाहे उप धातु है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। उप धातु हुआ, उप धातु या अधातु, उप धातु चाहे अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जब ये फ्लक्स प्लस फ्लक्स यानी गालक, फ्लक्स का कार्य होता है फ्लक्स, हाँ प्लस अशुद्धि मैट्रिक्स,
मिल करके क्या बनाते हैं? धातु मल बनाते हैं। धातु धातु मल बनाते हैं, जिसको छान करके फिर अलग कर देता है, यानी कि स्लैग। धातु मल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्लैग। तो यहाँ पे करा फ्लक्स का कार्य क्या है? धातु मल का बनाना, धातु बनाना, गैस बनाना, ऑक्सीकरण करना। तो फ्लक्स का कार्य क्या है? यहाँ पे फ्लक्स और मैट्रिक्स मिलकर क्या बनाते हैं? धातु मल बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? धातु मल बनाना। क्या आ जाएगा? धातु मल बनाना। आगे देखते हैं। फ्लक्स और गैंग मिलकर क्या बनाते हैं? अभी बताएं। फ्लक्स और अशुद्धियां मिलकर क्या बनाती है? स्लैग बनाती है। यहाँ पे देखिए, फ्लक्स और मैट्रिक्स, यानी कि इसी को गैंग बोला जाता है ना। गैंग या अशुद्धि, गैंग या अशुद्धि मैट्रिक्स ही होता है, जो क्या बनाती है? धातुमल बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फ्लक्स का कार्य क्या है? धातुमल बनाना। सिलिका किस प्रकार का फ्लक्स है? सिलिका क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? SiO2। अभी बताए, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे SiO2 यही ना सिलिका, ये क्या है? अम्लीय गालक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? ए, ये हो गया ना। यहाँ पे FeO प्लस SiO2 क्या बनाता है? तो FeO प्लस SiO2 अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होगा। तो FeSiO3 इन्हें बनाता है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है बाबू। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं। सिलिका किस प्रकार का फ्लक्स है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? अभी बताए। अम्लीय। चूना पत्थर किस प्रकार का फ्लक्स है? क्षारीय। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से होता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। हॉल एराल्ड प्रक्रिया किस धातु के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये भी बाबू एल्यूमिनियम के लिए ही प्रयुक्त की जाती है। हॉल एराल्ड विधि एल्यूमिनियम के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्रायोलाइट का सूत्र, क्रायोलाइट का सूत्र बाबू देखो, क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3Al(F6) फर्स्ट ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए Na3Al(F6). अगला क्वेश्चन। क्रायोलाइट का कार्य क्या है? ये क्या करता है बाबू? गलनांक कम करता है, गलनांक बढ़ा देता है, रंग बदलना या फिर शोधन करना? तो ये गलनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फ्लोर एस्पार का सूत्र क्या होता है? फ्लोर एस्पार CaF2। ऑप्शन नंबर ए CaF2 फ्लोर एस्पार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कॉपर के निष्कर्षण में बनने वाला मैट मुख्यतः होता है? क्या होता है कॉपर के निष्कर्षण में बनने वाला मैट? CuS, CuFeS,
Cu2O, तो Cu2O होता है। Cu2O होता है। बेसेमर परिवर्तक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपर के निष्कर्षण, सोना के निष्कर्षण, चांदी के निष्कर्षण, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण। तो बेसेमर परिवर्तक का उपयोग कॉपर के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। अगला देखो, ब्लिस्टर कॉपर की शुद्धता लगभग होती है 98% बाबू। फफोलेदार कॉपर, कॉपर का शोधन किससे होता है? विद्युत शोधन विधि द्वारा। अच्छा, विद्युत शोधन विधि होता क्या है? देखिए, एक पात्र रहता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है। जिस धातु का शोधन किया जाता है उसी का दो गो छड़ रहेगा, उसी धातु का दो गो छड़ लेंगे, एगो मोटा ले लेंगे, एगो पतला रहेगा, ठीक ना। ये अशुद्ध कॉपर का छड़ है, अशुद्ध कॉपर का छड़। और ये रहेगा जो शुद्ध कॉपर का छड़, शुद्ध कॉपर इसको बाबू मान लेते हैं हम, क्या है? एनोड। इसको एनोड कहा जाता है और इसको कैथोड कहा जाता है, ठीक ना। इसको एनोड कहा जाएगा, उसको कैथोड कहा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। और इसमें यहाँ पे जो कचड़े की तरफ मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं दिखाई दे, यहाँ पे कचड़े की तरह दिखाई जो देगा उसको हम बोलेंगे एनोड पंख, एनोड पंख, क्या बोलेंगे? एनोड पंख। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बाबू, तो ये मोटा वाला छड़ धीरे धीरे पतला होते जाएगा, ये पतला वाले छड़ धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध धातु जो होगा पतले वाले छड़ पे जाके लगेगा और अशुद्धियाँ यहाँ पे नीचे पंख के रूप में बैठ जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। तो शुद्ध धातु देता है क्वेश्चन, शुद्ध धातु कहाँ पे प्राप्त होता है? तो कैथोड पर प्राप्त होता है और अशुद्धियाँ एनोड पर प्राप्त होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कॉपर का शोधन किससे होता है? तो विद्युत शोधन विधि द्वारा, राइट आंसर है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत शोधन में अशुद्ध धातु होती है, देखिए अब क्वेश्चन दे दिया, विद्युत शोधन में अशुद्ध धातु होती है, तो अशुद्ध धातु क्या होती है? एनोड होती है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? विद्युत शोधन में अशुद्ध धातु होती है एनोड, क्या होती है? एनोड होती है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध धातु जमा होती है, शुद्ध धातु कहाँ पे जमा होती है? तो शुद्ध धातु हमेशा कैथोड पर जमा होती है, कहाँ पे होती है? कैथोड पर जमा होती है, राइट आंसर ए। यहाँ पे कह रहा एनोड मड किस में प्राप्त होता है? तो विद्युत शोधन में, भर्जन में, निस्थापन में, लीचिंग में। तो अभी बताएं, एनोड के नीचे एनोड मड यानी एनोड पंख मिलता है, तो विद्युत शोधन में मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन,
थर्माइट अभिक्रिया में अपचायक है। थर्माइट, थर्माइट भी दिया में अपचायक क्या होता है? एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। बस आज के लिए 30 क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।